जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक ये सब अचानक बंद हो जाए। कोई अनधीन स्क्रॉलिंग नहीं, कोई ऑनलाइन झगड़े नहीं, कोई मीम शेयर नहीं। कैसा होगा वो जीवन? अजीब लगता है ना सोचकर। हाँ, अजीब। और शायद कुछ लोगों के लिए तो काफी डरावना भी। आज ये प्लेटफॉर्म्स हमारी रोज की जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में मतलब इतने गहरे बस गए हैं कि इनके बिना दुनिया सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और आज हम इसी मुश्किल सोच की गहराई में उतरने वाले हैं। मान लीजिए अगर दुनिया भर में सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए जाएं, पूरी तरह से। हमारे पास सोशल मीडिया प्रतिबंध के निहितार्थ नाम से कुछ एनालिसिस हैं जो इस बड़े काल्पनिक बदलाव के जो भी नतीजे हो सकते हैं उन पर रोशनी डालते हैं। हाँ हाँ। और ये एनालिसिस कई लेयर्स देखता है। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है। ये तो इंसान के बर्ताव, समाज के स्ट्रक्चर और क्या कहते हैं पावर बैलेंस से जुड़ा है। हम यहाँ कोई एक फिक्स जवाब पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि जो भी संभावनाएं हैं ना, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद साफ है। ये जो काल्पनिक बैन है, इसके कॉम्प्लेक्स असर को समझना। क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बड़े नुकसान सामने आ सकते हैं, और ये हमारे समाज और हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो कहाँ से शुरू करें? सामाजिक और मानसिक पहलू से? हाँ, वहीं से करते हैं, क्योंकि इसका असर सबसे पहले हम खुद पर महसूस करेंगे, है ना। एनालिसिस में एक बात यह आती है कि शायद लोगों में वो जो कंपैरिजन वाली बात होती है और उससे जुड़ी जो एंजाइटी होती है वो कम हो सकती है। दूसरों की परफेक्ट सी दिखने वाली ऑनलाइन लाइफ से लगातार अपनी तुलना का जो प्रेशर रहता है वो खत्म हो सकता है। क्या वाकई इससे मेंटल हेल्थ सुधरेगी? देखिए, ये एक मजबूत संभावना तो है, जिसे हम आमतौर पर फोमो कहते हैं ना। हाँ। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। वो बेचैनी या चिंता जो लगातार दूसरों की ऑनलाइन पोस्ट्स, उनकी छुट्टियां, उनकी अचीवमेंट्स देखकर होती है, वो यकीनन कम हो सकती है। जब आपकी नज़र लगातार दूसरों की हाईलाइट रील पर नहीं होगी, तो शायद अपनी असल जिंदगी पर, अपनी छोटी छोटी खुशियों पर, अपनी चुनौतियों पर फोकस करने का ज्यादा मौका मिले। तो हाँ, मानसिक शांति की गुंजाइश तो बढ़ सकती है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इसका एक डार्क साइड ये नहीं कि लोग ज्यादा अकेला फील करने लगेंगे? खासकर वो लोग, जैसे मान लीजिए कोई रेयर बीमारी से जूझ रहा है, या छोटे शहरों में LGBT+ कम्युनिटी के लोग जो सपोर्ट के लिए, जानकारी के लिए, अपने जैसों को ढूंढने के लिए ऑनलाइन ग्रुप्स पर बहुत डिपेंड करते हैं, उनका क्या होगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये सिक्के का दूसरा और शायद ज्यादा सीरियस पहलू है। एनालिसिस इस बात पर जोर देता है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं या वो लोग जिनके इंटरेस्ट्स या पहचान मेन स्ट्रीम से अलग हैं, उनके लिए ऑनलाइन कम्युनिटीज एक तरह से लाइफलाइन है। हाँ। ये उन्हें ज्योग्राफिकल दूरी के बावजूद जुड़ाव, पहचान और एक कलेक्टिव ताकत का एहसास कराती हैं। बैन लगने पर ये लोग यकीनन बहुत ज्यादा अलग थलग, मतलब हेल्पलेस महसूस कर सकते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक ऐप बंद होना नहीं, बल्कि अपने समुदाय का दरवाजा बंद होने जैसा होगा। तो एक तरफ तो कम एंजाइटी और ज्यादा फोकस की उम्मीद, हाँ। और दूसरी तरफ गंभीर अकेलेपन और अलगाव का खतरा। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन के बीच एक और दिलचस्प संभावना है जिसकी तरफ एनालिसिस इशारा करता है: रिश्तों में असलीपन की वापसी। सोचिए, जब ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने, परफेक्ट फोटो डालने, लाइक्स और कमेंट्स गिनने का प्रेशर हट जाएगा, तो क्या हमारी बातचीत ज्यादा सच्ची नहीं हो जाएगी? शायद दोस्ती और रिश्ते ज्यादा असली मुलाकातों पर, लंबी फोन कॉल्स पर, या शायद पुराने जमाने की तरह चिट्ठियों पर टिक जाएं। आमने सामने की बातचीत का महत्व बढ़ सकता है। यानी सतहीपन कम और गहराई ज्यादा। क्या हम एक दूसरे के ऑनलाइन अवतार के बजाय असल इंसान को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे? संभवतः ऑनलाइन पर्सनालिटी बनाने की जरूरत कम होगी तो लोग शायद एक दूसरे के सामने ज्यादा खुलकर, ज्यादा ईमानदारी से पेश आएं। रिश्तों को निभाने के लिए शायद ज्यादा मेहनत और टाइम देना पड़े, जो उन्हें ज्यादा मजबूत भी बना सकता है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि मेंटल हेल्थ शायद सुधरे, पर इसकी कीमत कुछ लोगों को बढ़ते अकेलेपन के रूप में चुकानी पड़ सकती है, जबकि रिश्तों में ज्यादा गहराई आने की भी उम्मीद है। ठीक है, ये तो हुई पर्सनल और सोशल रिश्तों की बात। अब सोचें कि अगर हम ज्यादा ऑफलाइन हो रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे बदलेगा? खबरें कैसे फैलेंगी? क्या हम पूरी तरह से अखबार, टीवी, रेडियो और मोहल्ले की गपशप पर निर्भर हो जाएंगे? एनालिसिस तो यही कहता है, खबरों का जो साइकिल है वो एकदम से धीमा हो जाएगा।
जो ब्रेकिंग न्यूज आज हमें हर मिनट फोन पर मिलती है ना, हाँ हाँ। वो शायद घंटों या दिनों में हम तक पहुंचे। ट्रेडिशनल मीडिया जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो, वो फिर से इंफॉर्मेशन के मेन गेटकीपर बन सकते हैं। सोचिए, सुबह अखबार का इंतजार करना या शाम को न्यूज़ बुलेटिन देखना जानकारी पाने का मेन तरीका बन जाए। इस धीमी रफ्तार का क्या नतीजा होगा? ये अच्छा होगा या बुरा? क्योंकि एक तरफ लगता है कि शायद अफवाहें और गलत खबरें वो उतनी तेजी से नहीं फैलेंगी जितनी आज व्हाट्सएप या फेसबुक पर वायरल हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही है। धीमी गति का एक पॉजिटिव पहलू ये हो सकता है कि लोगों को खबरों को समझने, उन पर सोचने और शायद उन्हें वेरीफाई करने का ज्यादा टाइम मिले। जो फेक न्यूज का तूफान आज हमें घेरे रहता है, उसकी रफ्तार थम सकती है। लेकिन मुझे लग ही रहा था कि यहाँ एक लेकिन जरूर होगा। लेकिन ये धीमी गति और इंफॉर्मेशन का कुछ ही बड़े मीडिया हाउस के हाथ में आ जाना, ये सरकारों या दूसरे पावरफुल ग्रुप्स के लिए सेंसरशिप को बहुत बहुत आसान बना सकता है। जब जानकारी कुछ गिने चुने सोर्स से ही आ रही हो, तो उसे कंट्रोल करना या दबाना बहुत आसान हो जाता है। सोशल मीडिया का जो डिसेंट्रलाइज नेचर है, मतलब अपनी सारी कमियों और शोर के बावजूद वो इन्फॉर्मेशन पर मोनोपोली को चैलेंज करता था। सिटीजन जर्नलिज्म, यानी जब आम लोग खबरें रिपोर्ट करते हैं या घटनाओं के वीडियो शेयर करते हैं, उसका तो मंच ही छिन जाएगा। तो मतलब कंट्रोल वापस कुछ ताकतवर हाथों में जाने का खतरा है। जो आवाजें मेनस्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं पाती, उनका क्या होगा फिर? उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, सरकारों और बड़ी कंपनियों के पास इंफॉर्मेशन के फ्लो पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। हालांकि एनालिसिस एक और दिलचस्प पॉसिबिलिटी भी बताता है, वो है अंडरग्राउंड या सीक्रेट नेटवर्क्स का उभरना। अच्छा, आप सोवियत यूनियन के सामिज़दाद जैसा कुछ कह रहे हैं, जहां लोग हाथ से लिखकर या टाइप करके बैन लिटरेचर या आइडियाज एक दूसरे तक पहुंचाते थे? बिल्कुल वैसा ही। इंसान का नेचर है जानकारी शेयर करना और जुड़ना। अगर सीधे रास्ते बंद होंगे तो लोग शायद एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, अगर वो बचते हैं तो, या प्राइवेट सर्वर, या यहाँ तक कि पुराने जमाने के प्रिंटेड पर्चे जैसे सीक्रेट तरीके निकाल सकते हैं। जरूरत आविष्कार की जननी है और इन्फॉर्मेशन के लिए ये जरूरत बहुत बेसिक है। तो यह दिलचस्प बात यह है कि इन्फॉर्मेशन धीमी और शायद ज्यादा कंट्रोल्ड हो सकती है, पर इंसान की जानकारी शेयर करने की इच्छा शायद नए गुप्त रास्ते ढूंढ ले। ये तो हुई इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की बात। अब जरा उस चीज पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा उथल-पुथल मचाएगी, इकोनॉमी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री तो रातों रात हवा हो जाएगी। एनालिसिस कहता है लाखों नौकरियां खत्म हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक भूकंप होगा। डिजिटल मार्केटर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक क्रिएटर्स, इन सब का प्रोफेशन तो सीधे सीधे खत्म। लेकिन असर सिर्फ इन पर नहीं पड़ेगा। सोचिए उन सारे सपोर्टिंग बिजनेस के बारे में। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज, सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म्स, डिजिटल एड एजेंसीज। अरे हाँ, यहां तक कि वो कैफे भी जहां इन्फ्लुएंसर अपनी फोटो खिंचवाते थे। ये एक पूरे इकोसिस्टम का ढहना होगा। तो फिर एड देने वाले कहाँ जाएंगे? अरबों डॉलर का जो एड बजट सोशल मीडिया पर खर्च होता है, उसका क्या होगा? एनालिसिस के हिसाब से ये पैसा वापस ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ जाएगा। अखबारों और मैगजीन्स में एड फिर से महंगे और जरूरी हो जाएंगे। टीवी और रेडियो पर एड स्लॉट्स की डिमांड बढ़ेगी। शहरों में बड़े बड़े बिलबोर्ड्स शायद और ज्यादा दिखें। इसके अलावा ब्रांड्स को कस्टमर तक पहुंचने के लिए ज्यादा जमीनी और क्रिएटिव तरीके खोजने होंगे, जैसे इवेंट स्पॉन्सरशिप, जैसे कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स। हाँ, या लोकल त्योहार, डायरेक्ट मेल, या दुकानों में एक्सपीरियंस बेस्ड मार्केटिंग। एड की दुनिया को पूरी तरह बदलना होगा। लेकिन क्या इस इकोनॉमिक उथल-पुथल का कोई अनएक्सपेक्टेड, शायद पॉजिटिव कल्चरल असर भी हो सकता है? हाँ, और ये पहलू वाकई सोचने लायक है। एनालिसिस एक संभावना ये बताता है कि ग्लोबल एल्गोरिदम के बिना ये वही सिस्टम है ना जो तय करते हैं कि हमें ऑनलाइन क्या दिखेगा। हाँ, और जो अक्सर दुनिया भर में एक जैसे ट्रेंड्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे फैशन, म्यूजिक, मीम्स। तो इनके बिना लोकल आर्ट, म्यूजिक, फैशन और यहाँ तक कि खाना पीना भी फिर से फल फूल सकता है। जब हर कोई एक ही ग्लोबल ट्रेंड के पीछे नहीं भाग रहा होगा, तो रीजनल कल्चर और स्टाइल को अपनी पहचान बनाने और बढ़ने का मौका मिल सकता है। अरे वाह, यानी हर शहर, हर इलाके की अपनी अलग धुन, अपना अलग स्टाइल उभर सकता है, जो ग्लोबल हवा से उतना इम्पैक्टेड ना हो। ये तो कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्रिएटिविटी शायद ज्यादा ओरिजिनल और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हो जाए।
हो सकता है छोटे लोकल कलाकारों या कारीगरों को ज्यादा पहचान मिले क्योंकि वो ग्लोबल सितारों की भीड़ में खो नहीं जाएंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि जहां एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी हिल सकती है, वहीं शायद गुमनामी में पड़ी लोकल आर्ट और कल्चर को नई जिंदगी मिल जाए। ये इकोनॉमिक और कल्चरल पहलू भी कम कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब आते हैं शायद सबसे मुश्किल और सेंसिटिव सवाल पर, पॉलिटिक्स। आखिर इतना बड़ा, इतना कंट्रोवर्शियल कदम पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर बैन लगाया ही क्यों जाएगा? एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये अथॉरिटेरियन सरकारों का कंट्रोल बढ़ाने का तरीका होगा? एनालिसिस इस पर दो बिल्कुल उल्टी संभावनाएं बताता है, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उन संभावनाओं का एनालिसिस कर रहे हैं जो सोर्स में है, हम कोई साइड नहीं ले रहे। हाँ, बिल्कुल। एक मजबूत संभावना यकीनन ये है कि तानाशाही सरकारें असंतोष को दबाने, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज होने से रोकने और इन्फॉर्मेशन पर अपना कंट्रोल कसने के लिए ऐसा सख्त कदम उठा सकती हैं। हमने देखा है कि कैसे सोशल मीडिया कई बार जन आंदोलनों और विरोध की आवाज़ों को फैलाने का एक पावरफुल टूल बना है। उसे बंद करना कंट्रोल जमाने का सीधा तरीका हो सकता है। ये तो हुई एक संभावना, लेकिन क्या कोई और वजह भी हो सकती है? क्या डेमोक्रेटिक समाज भी कभी ऐसा कदम उठाने की सोच सकते हैं? एनालिसिस दूसरी और शायद ज्यादा हैरान करने वाली संभावना ये बताता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तर्क ये दिया जा सकता है कि कुछ डेमोक्रेटिक समाज अपने नागरिकों को ऑनलाइन फैलने वाली नफरत, गलत खबरों से होने वाले मैनिपुलेशन, बढ़ते सोशल पोलराइजेशन, मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले नेगेटिव असर और यहाँ तक कि चुनावों में विदेशी दखल जैसे खतरों से बचाने के लिए इस तरह का बड़ा कदम उठाएं। इसे एक तरह के सामाजिक डिजिटल डिटॉक्स या नागरिकों की भलाई के लिए उठाए गए प्रोटेक्शनिस्ट कदम के तौर पर पेश किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही उल्टे तर्क है। एक तरफ दमन का हथियार, दूसरी तरफ समाज को बचाने का उपाय। नागरिकों का रिएक्शन क्या होगा ऐसे में? एनालिसिस के मुताबिक रिएक्शन भी उतना ही बटा हुआ और तेज हो सकता है। हाँ। एक बड़ा हिस्सा इसे एक्सप्रेशन की आज़ादी, जुड़ने की आज़ादी और जानकारी पाने के अधिकार पर सीधा हमला मानेगा। हाँ। वो जोरदार विरोध कर सकते हैं, इसे डेमोक्रेसी के खिलाफ मान सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा, शायद सीक्रेट तरीकों से ऑर्गेनाइज होकर। और दूसरे लोग? वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी हो सकता है जो इस बदलाव का चुपचाप या खुलकर स्वागत करे। हाँ। वो शायद ऑनलाइन दुनिया के लगातार शोर, तनाव, झगड़ों और नफरत से छुटकारा पाकर राहत महसूस करें। वो शायद ज्यादा असली सोशल लाइफ, बेहतर मेंटल पीस और कम पोलराइजेशन वाले माहौल को अप्रिशिएट करें। उन्हें लग सकता है कि समाज ने कुछ खोकर कुछ ज्यादा जरूरी पाया है। ये स्थिति समाज को एक बड़े मोड़ पर खड़ा कर देगी। आज़ादी बनाम सुरक्षा, खुलापन बनाम कंट्रोल, ये बैलेंस बनाना किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बैन लगाया क्यों गया है और कैसे लागू किया गया है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि बैन का पॉलिटिकल कारण और असर दोनों ही बेहद कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल होंगे, जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं होगा। निश्चित रूप से ये शायद उस दौर की सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस बन जाए। चलिए, अब आखिर में जरा रोजमर्रा की जिंदगी की ठोस कल्पना करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बिना सोशल मीडिया के दिन कैसे बीतेंगे? क्या लोग वाकई एक दूसरे को डीएम करने के बजाय ज्यादा फोन करेंगे, या सच में चिट्ठियां लिखेंगे, या शाम को पार्कों और कैफे में ज्यादा मिलेंगे? एनालिसिस का अनुमान है कि कम्युनिकेशन के तरीकों में बदलाव आएगा। वो जो तुरंत जवाब देने की उम्मीद होती है ना, वो कम होगी। किसी को बर्थडे विश करने के लिए शायद फोन करना पड़ेगा या कार्ड भेजना पड़ेगा। सिर्फ एक पोस्ट या मैसेज से काम नहीं चलेगा। रिश्ते शायद ज्यादा इरादतन बनेंगे, पर इंटेंशनल। उन्हें निभाने के लिए कोशिश करनी होगी, मिलने जुलने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। और वो खाली समय जो हम स्क्रॉल करने में बिताते थे, लोग उसका क्या करेंगे? शायद ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, कोई नया हुनर सीखेंगे, अपनी हॉबीज पूरी करेंगे, या बस परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे। बोरियत शायद वापस जिंदगी का हिस्सा बन जाए, और शायद बोरियत ही नई क्रिएटिविटी को जन्म दे। और सामाजिक या राजनीतिक एक्टिविज्म का क्या? जैसा आपने पहले कहा, ऑर्गेनाइज होने के तरीके बदलेंगे, वायरल होने का कल्चर खत्म हो जाएगा। क्या इसका मतलब है कि बड़े बदलाव लाना मुश्किल हो जाएगा? वायरल होने की स्पीड नहीं होगी, ये सही है। किसी आइडिया या मूवमेंट को फैलने में ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल नहीं हो सकता। असर शायद ज्यादा लोकल हो या धीरे धीरे एक इंसान से दूसरे तक फैले। शायद छोटे, मजबूत और ज्यादा कमिटेड ग्रुप बने। असर के छोटे, धीमे लेकिन शायद ज्यादा गहरे दायरे बन सकते हैं। ये क्लिकटिविज्म से हटकर असली जमीनी एक्टिविज्म की तरफ वापसी हो सकती है। और एक आखिरी चीज, प्राइवेसी।
क्या उसका महत्व बढ़ेगा? ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। जब जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल ऑनलाइन शेयर करने का ऑप्शन या प्रेशर नहीं होगा, तो प्राइवेसी का आइडिया शायद फिर से ज्यादा जरूरी और कीमती बन जाए। लोग अपनी पर्सनल जानकारी को लेकर ज्यादा सावधान और अलर्ट हो सकते हैं। लगातार देखे जाने या नजर रखे जाने का जो एहसास आज कई लोगों को होता है, वो कम हो सकता है। हाँ, शायद हम फिर से तय कर पाएं कि हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा पब्लिक होना चाहिए और कितना प्राइवेट। यहाँ टेक अवे ये हो सकता है कि रोजमर्रा की जिंदगी धीमी, ज्यादा इंटेंशनल और शायद ज्यादा प्राइवेट हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सोशल मीडिया के बिना की दुनिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड तस्वीर पेश करती है। कोई आसान हाँ या ना में जवाब नहीं है। बिल्कुल। एक तरफ मानसिक शांति, गहरी सच्चाई और लोकल कल्चर के दोबारा उभरने की अच्छी संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर सामाजिक अलगाव, सरकारी कंट्रोल में भारी बढ़ोतरी, एक्सप्रेशन की आजादी पर रोक और बड़े इकोनॉमिक झटके के काले बादल भी मंडरा रहे हैं। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? इस सारे एनालिसिस से हम क्या समझ सकते हैं? इसका सबसे बड़ा मतलब शायद ये है कि यह स्थिति हमें आईना दिखाती है। ये दिखाती है कि हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि हमारी साइकोलॉजी भी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से कितनी गहराई से, कितने कॉम्प्लेक्स तरीकों से जुड़ गई हैं। ये हमें इस बात पर सीरियसली सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के तौर पर और पर्सनल लेवल पर असल में किन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। क्या वो तुरंत वाला ग्लोबल कनेक्शन और जानकारी की खुली आज़ादी है, या फिर वो गहरी इंसानी सच्चाई, पर्सनल प्राइवेसी और मानसिक शांति है। ये एक बैलेंस का सवाल है जिसके जवाब आसान नहीं है। ये वाकई हमें अपनी अभी की प्रायोरिटीज पर सवाल उठाने के लिए कहता है। क्या हम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सोच समझकर कर रहे हैं या वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को फंडामेंटली बदल देती है। इस काल्पनिक बैन के जो भी पॉसिबल नतीजे हैं, उनका एनालिसिस हमें आज के समय में इन प्लेटफॉर्म्स के असली असर को अच्छे और बुरे दोनों ज्यादा साफ तौर पर समझने में मदद करता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। और चलिए अपने सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर ऐसा बैन वाकई कभी लागू होता है तो इंसान की जुड़ने, शेयर करने और कम्युनिटी बनाने की जो बेसिक गहरी ज़रूरत है, जो हज़ारों सालों से हमारे डीएनए का हिस्सा रही है, उसके चलते समाज या कम्युनिकेशन के कौन से नए, अनएक्सपेक्टेड, शायद ज़्यादा क्रिएटिव रूप अपने आप उभर सकते हैं जिनकी हम आज अपनी कल्पना में सोच भी नहीं सकते? ये एक बेहतरीन सवाल है जो फ्यूचर की तरफ देखता है। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा बातचीत और कम्युनिटी बनाने के नए तरीके खोज लेता है, चाहे हालात कितने भी बदल जाएं या कितनी भी पाबंदियां लग जाएं। क्या पता, शायद कुछ ऐसा उभर कर आए जो आज के सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग हो। शायद धीमा, शायद ज़्यादा लोकल, शायद ज़्यादा गहरा, लेकिन उतना ही पावरफुल, या मुमकिन है हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हो। इस अनिश्चित संभावना पर सोचना ही अपने आप में दिलचस्प है।